हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? फ्री लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल पर फ्री लॉ क्लासेस पर। MPADPO की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात की जा रही है, या फिर यह कहें कि MPADPO की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जा रही है फ्री लॉ क्लासेस पर। तो फ्री लॉ क्लासेस की क्लास लेना ना भूलें। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं एक्टों को कराया जाएगा, जैसे कि आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जिसका हम आज सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के। तो सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जिसका कहना ये होगा कि आपको पहले तो ईयरफोन लगाना है, और ईयरफोन लगाने के बाद कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जिससे आपको पता पड़े कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही लगा पा रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है? यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? दहेज का लेना प्रतिषेध करने के लिए। नंबर बी है दहेज का लेना प्रतिषेध करने के लिए, दहेज का लेना देना दोनों प्रतिषेध करने के लिए, या स्त्री को क्रूरता से संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दहेज लेना और देना दोनों के प्रतिषेध करने के लिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? यानी प्रवर्तन का मतलब होता है यह है लागू कब हुआ। 1 मई 1961 को। नंबर दूसरा ऑप्शन है 1 जून 1961 को, 1 जुलाई 1961 को, 1 अगस्त 1961 को। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1961। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में क्या परिभाषित किया गया है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है, अत्याचार को परिभाषित किया गया है, क्रूरता को परिभाषित किया गया है, उपरोक्त सभी को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा कि दहेज को परिभाषित किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में क्या क्या आता है? ये क्वेश्चन MPADPO 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया मेहर। ऑप्शन बी है वर के भाई द्वारा भाई के साथ वधू की बहन को किया गया विवाह का वादा। नानी द्वारा अपनी नातिनी को जन्म पर दिया गया उपहार। एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को विवाह के साथ दिया गया धन। तो इसका ऑप्शन होगा कि विवाह के साथ दिया गया धन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो केवल विवाह के समय दी गई हो, जो
विवाह के पश्चात दी गई हो, जो विवाह के पूर्व दी गई हो, और ऑप्शन डी है इसमें विवाह के समय, विवाह के पूर्व, विवाह के पश्चात किसी भी समय किया गया करार इसके अंतर्गत दहेज के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अपराध नहीं है? तो दहेज लेना दोस्तों अपराध माना जाता है, दहेज देना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है, मेहर ये अपराध के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर सही होगा डी नंबर का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाता? नंबर ए, मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के समय दिया जाना, मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाना, विवाह के पश्चात एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाना। ऑप्शन डी है मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा अपने बच्चे के जन्म पर दिया जाना। इसका आंसर होगा डी। 8 का ऑप्शन है हमारा डी सही। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 है, दहेज लेना दहेज देना प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है? तो दहेज लेना देना सेक्शन 3 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है, दहेज 4 के अंतर्गत मांगना आता है, और दहेज 6 के अंतर्गत दहेज की रकम विधिक वारसों के लिए होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा या दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो निम्न में से किस प्रकार दंडनीय होगा? ऑप्शन ए है कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी। ऑप्शन बी है कारावास की अवधि जिसकी 5 वर्ष से कम नहीं होगी। ऑप्शन सी है जो कारावास जुर्माना 15,000 या जुर्माने की रकम। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दहेज देने या दहेज लेने वाले व्यक्ति को न्यायालय 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश किन परिस्थितियों में दे सकेगा? नंबर 1 क्रूरता या प्रताड़ना पर, दहेज की रकम अधिक न होने पर, यदि विधि के विरुद्ध है, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त विशेष कारणों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दुल्हन का पिता रूढ़ि प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन दुल्हन को देता है तो उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा? कथन कैसा है? कथन सत्य है,
कथन असत्य है। सी कहता है कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शास्ति दी गई है? तो दहेज मांगने के लिए शास्ति धारा 4 में दी गई है। धारा 3 में दहेज लेना देना शून्य होगा, 4 में दहेज मांगना, 5 में दहेज लेने देने का करार शून्य, धारा 6 में दहेज की रकम विधिक वारसों और पत्नी के लिए। तो इसका आंसर होगा धारा 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो का वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो दहेज मांगना अभी बताया धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 3 में जो है दहेज लेने देने के लिए शास्ति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की तो यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? दहेज मांगना सीधी बात है सेक्शन 4 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति में वधू या वर के माता पिता या कोई अन्य नातेदार या संरक्षक से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा तो निम्न में से किस धारा या किस प्रकार दंडनीय होगा? तो इसके ऑप्शन ए है कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक होगी। ऑप्शन बी है जुर्माना जिसकी रकम 10,000 तक हो सकेगी। ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4A के अंतर्गत उपबंध किया गया है। एक क्वेश्चन MPADPO 2015 में आया था। दहेज लेने देने पर पाबंदी, विज्ञापन पर पाबंदी, अत्याचार पर पाबंदी और सभी विकल्प सही हैं। इसका आंसर होगा 4A कहता है कि विज्ञापन पर पाबंदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसको उसकी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? ऑप्शन ए है कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन बी है केवल प्रस्ताव का आमंत्रण किया है। ऑप्शन सी है यह उसकी विश्वासता है। ऑप्शन डी है उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4A का उल्लंघन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 19 का अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में अपनी संपत्ति के में से एक अंश देने का प्रस्ताव पत्र के माध्यम से विज्ञापन कराता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो इसका आंसर होगा विज्ञापन करा रहा है वो व्यक्ति। तो इसके ऑप्शन देख लें 4A का ए, 4A का बी, 5 और तो इसका आंसर सही होगा हमारा 4A का
बी, मतलब बी वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने देने का करार शून्य हो गया है, मतलब शून्य घोषित किया जाता है? तो धारा 4 में डिमांड के बारे में बात करता है, धारा 5 दहेज लेने देने का करार शून्य होता है, धारा 6 दहेज विधिक वारसों के लिए होता है, धारा 7 कंपनी द्वारा अपराध है। धारा 7 में बताया गया है अपराधों की जो संज्ञान है वो कौन लेगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दहेज लेने देने का करार होगा, दहेज लेने देने का करार हमेशा शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके विधिक वारसों के लिए उपबंध किया जाना? तो इसका आंसर होगा डी वाला सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हम। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में दिया गया हो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ उस दहेज को अंतरित कर देगा। किसको अंतरित कर देगा? तो दहेज स्त्री को दिया जा रहा है तो दहेज स्त्री को ही अंतरित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 26 नंबर का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था, तो उस स्त्री को अंतरित किया जाएगा। ऑप्शन ए है विवाह की तारीख के पश्चात 1 माह के भीतर, विवाह की तारीख के पश्चात 1 सप्ताह के भीतर, विवाह की तारीख के पश्चात 2 माह के भीतर, विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। तो इसका आंसर होगा विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर उस स्त्री को लौटा दी। क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत स्त्री से भिन्न व्यक्ति स्त्री के फायदे के लिए दहेज को किस रूप में धारण करेगा? तो नंबर 1 संरक्षक के रूप में, नंबर 2 रूढ़ी के रूप में, नंबर सी है न्यास के रूप में, नंबर डी है नातेदारों के रूप में। तो इसका आंसर होगा न्यास के रूप में। क्वेश्चन अगला देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने में असमर्थ रहता है, तो वह किस कारावास से दंडनीय होगा? ऑप्शन ए है जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी। ऑप्शन बी है जुर्माने की रकम 5,000 से कम नहीं होगी किंतु 10,000 तक हो सकेगी। ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है केवल एक। तो इसका आंसर होगा दोनों ही इसके आंसर सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
कि धारा 6 उपधारा 1 के अंतर्गत के अधीन किसी संपत्ति के हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो कौन संपत्ति का धारण करने वाले व्यक्ति उसका दावा करने के लिए हकदार हैं? स्त्री के वारिस, स्त्री का पिता, स्त्री का पति या उसके स्त्री की पुत्री। तो इसका आंसर हमारा होगा जो स्त्री के वारिस होंगे वो इसका दावा करने के हकदार होंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6(1) के अधीन संपत्ति की हकदार स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसी संपत्ति अंतरित की जाएगी। उसके संतान नहीं है तो उसके माता पिता को, यदि संतान है तो उसको, उपरोक्त दोनों को, या ऐसा अंतरण न्यास के रूप में किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी वाला सही। सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दुल्हन के विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न मृत्यु होती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति अंतरित हो जाएगी। संतान ना होने पर पालक को, पति को, संतान ना होने पर पालक, दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर का सही। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार जहां स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है तो वहां उसकी संपत्ति अंतरित की जाएगी। यदि उसकी संतान है तो संतान को, यदि उसकी संतान है तो संतान को अंतरित हो जाएगी। अंतरण तक ऐसी संतान न्यास के रूप में धारण करेगी। संतान नहीं है तो उसके पति या माता पिता को। तो इसका आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6(a) के अधीन की संपत्ति का कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। ऑप्शन बी है उस रकम उस स्त्री के वारसों या माता पिता को दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। धारा से क्वेश्चन नंबर 34। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान और विचारण के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये हमारा किया गया है सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? फिर सेक्शन 5 कहता है दहेज और लेने और देने का करार शून्य होगा। सेक्शन 4 कहता है दहेज का मांगना। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, या जीएमएफसी के द्वारा किया जाएगा, या सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, या महानगर और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा।
तो इसका आंसर होगा डी वाला सही, महानगर और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अपनी निजी जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर, व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या नातेदार या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था संगठन द्वारा किया गए प्रवाद उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है वो किसी भी प्रकार से ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत संज्ञान ले सकेगा पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद और पुलिस रिपोर्ट पर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजू को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6(2) के तहत 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या कारावास विधि के अनुसार है? ऑप्शन ए हाँ विधि के अनुसार है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी है हाईकोर्ट के निर्देश पर है, ऑप्शन डी है सत्र न्यायालय के निर्देश पर है। तो इसका आंसर होगा जो जेएमएफसी ने वो दिया है ये मान्य नहीं है, क्योंकि जेएमएफसी सीआरपीसी सेक्शन 28 के तहत 3 वर्ष तक कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है, इससे अधिक दंड नहीं दे सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही। ये क्वेश्चन 2015 एमपीएडीपीओ में आया है। क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखें। दहेज प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 अपराधों की परिसीमा की कोई बात इस अधिनियम के दंडनीय अपराधों को लागू नहीं होती है। हमको सीधा आंसर याद करना है इसका कि ये लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कुछ अपराध का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती होना तथा असामान्य होना? तो ये धारा 8 प्रावधान करती है। धारा 8 कहती है कि अपराध कैसे होंगे, अपराध संज्ञेय होंगे, अजमानती होंगे, असामान्य होंगे। तो धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। धारा 10 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। और धारा 11 हमारे इस अधिनियम में दी ही नहीं गई है, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर ऐसे अपराधों का अन्वेषण करने के लिए ऐसे लागू होती है मानो जैसे वह अपराध संज्ञेय हो? तो सेक्शन 7 इसका आंसर नहीं है, सेक्शन 8 इसका आंसर सही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध होते हैं असंज्ञेय, अजमानतीय, असामान्य,
जमानतीय और शमनीय। तो इसका 43 का आंसर आएगा हमारा सी, अजमानतीय और अशमनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध हैं शमनीय, न्यायालय की अनुमति से शमनीय, अशमनीय, अजमानतीय। तो इसके अपराध हैं अशमनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध हैं अशमनीय, शमनीय, न्यायालय की अनुमति शमनीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अशमनीय, समान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं। हमने 45 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46वां देखें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कुछ मामलों में सबूत का भार के संबंध में उपबंध है धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 8B में, तो धारा 8A में। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन धारा 3 में विचारण के समय प्रमाणक सबूत का भार किस पर होता है? तो इसमें सबूत का भार उस पर होता है जिसके व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, यानी अभियुक्त पर सबूत का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति होती है? तो नियुक्ति होती है धारा 8B के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? सत्र न्यायालय, जिला कलेक्टर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो इनकी नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्य सरकार, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी किन शक्तियों एवं कृत्यों का पालन करेगा? यह देखना कि अधिनियम उपबंधों का पालन किया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। दहेज देने लेने, दुष्प्रेरित करने, दहेज की मांगना को रोकना, ये भी ऑप्शन सही है। दहेज अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को दक्ष पालन में सहायता के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कौन करता है? तो सलाहकार बोर्ड नियुक्त करती है हमारी राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट सलाहकार बोर्ड नियुक्त करती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, दहेज अधिनियम की धारा 8B के 4 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड का गठन निम्न में से मिलकर बनेगा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी, 5 से अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी, जिला मजिस्ट्रेट। उपरोक्त ए और बी सही। तो इसका आंसर होगा हमारा डी नंबर का ऑप्शन, डी नंबर का आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो वो है धारा हमारी धारा 9। धारा 10 क्या करती है? तो धारा 10 हमारी करती है स्टेट गवर्नमेंट को नियम बनाने की शक्ति
प्रदान करती है। अब देखिए ये हमारा दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम 1985 यानी ये भी हमारा MPADPO का एक पार्ट है, जिसमें बहुत ही 2-4 ऑब्जेक्ट बने हैं, तो उनको भी एक बार देख लें। हालांकि क्वेश्चन इनसे नहीं आएगा, लेकिन MPADPO के सिलेबस में इनको डाला गया है, तो हम एक बार इनको भी देख ही लेते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं निकाल के लाया हूँ। तो दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ हमारा 2 अक्टूबर 1985 को। आंसर याद करना है, 2 अक्टूबर 1985 को। नोट कर लें। दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम में कितने नियम हैं? अब इसमें नियम कितने हैं? तो इसके अंतर्गत 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के लिए उपबंध की प्रकृति कैसी है? तो वर वधू के लिए अज्ञापक है। अज्ञापक का मतलब होता है कि विवाह के समय इस सूची को बनाना आवश्यक है। इसका ऑप्शन है ए वाला सही। वर वधू भेंट सूची के संबंध में निम्न में से क्या कथन असत्य है? तो जो सूची बनाई जाती है, ऑप्शन ए है, सूची लिखित एवं हस्ताक्षरित होगी। मतलब जो सूची बनाई जाएगी उस पर हस्ताक्षर होंगे, लिखा जाएगा। यदि वर या वधू के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो अंगूठा लगवाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दर्ज की जाए, तो ऐसी भेंटें दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज के अंतर्गत आवेंगी। तो दोस्तों ये दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगी। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आज हमने 59 क्वेश्चन लगा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सभी क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, जिससे हम भी और वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।